अच्छा ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल क्या कर रहा होता है, वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू स्टोर कर रहा होता है, और ऐसी वैल्यू स्टोर कर रहा होता है जो कि आपके पास चेंज हो सकती है, ठीक है, तो चेंजेबल वैल्यू स्टोर कर रहा होता है। और इसकी कॉमन एग्जांपल आप ले लो, तो यहाँ पे आपने एक सम वेरिएबल बनाया, और सम के अंदर आप क्या कर रहे हो, मार्क्स ऐड कर रहे हो। पहले आप एक बच्चे के मार्क्स ऐड करते हो, फिर आप दूसरे बच्चे के मार्क्स ऐड करते हो। तो यहाँ पे जो सम है, सम इंक्रीज हो रहा है बार बार। आपने पहले बच्चे का पेपर चेक किया, सम इंक्रीज हो जाएगा। आप दूसरे बच्चे का पेपर चेक करोगे, सम दोबारा इंक्रीज होगा, तो वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस वजह से जो सम है आपका, वो वेरिएबल है। लेकिन लेट्स सपोज आपने कोई ऐसी चीज स्टोर करवानी जो कि आपके पास फिक्स्ड है, तो उसके लिए आप कांस्टेंट यूज कर सकते हो, जो कि एग्जामिनर ने कभी के बार यूज किया होता है। लेकिन वैसे एक टिप ये है कि अगर आपको कांस्टेंट का नहीं भी इतना पता ना, तो जरूरी नहीं है इसका इतना पता होना, या कोड के अंदर यूज करना भी इतना जरूरी नहीं है, बिकॉज एग्जामिनर ने हमेशा वेरिएबल्स यूज किया होता है। और अगर कांस्टेंट्स वो कर भी देता है ना, कभी के बार वंस इन अ ब्लू मून इस्तेमाल करता है। और ये होता है, आपने अगर फिक्स्ड वैल्यू रखवानी भी है, तो वो भी आप वेरिएबल को साइन करवा सकते हो, बस उस वेरिएबल को कभी छेड़ना मत। तो इस तरह आप कर सकते हो। तो लेकिन जाहिर सी बात है, जब आप आगे यूनिवर्सिटी लेवल में जाओगे या आगे प्रोफेशनल लाइफ पे जाओगे, तब आपको कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स यूज करने पड़ेंगे। जो चीजें फिक्स है, नहीं चेंज हो रही, उनके लिए कॉन्स्टेंट यूज करो, ताकि आपका कोड अच्छा बने। लेकिन अभी के लिए, इस लेवल के लिए इतनी यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं होती। आप वेरिएबल हर चीज के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, कॉन्स्टेंट इज यूज टू स्टोर फिक्स्ड वैल्यू। लेट्स सपोज आपके पास, आपने डेज इन एन ईयर स्टोर करने हैं, तो जो आपके पास जितने दिन आ रहे हैं साल के अंदर, वो 365 ही रहेंगे। यहाँ 366 हो जाएंगे अगर लीप ईयर है, लेकिन हम 366 ही कंसिडर कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो जो डेज इन ईयर है, वो 365 रहेंगे, इससे ज्यादा या इससे कम नहीं हो सकते। तो डेज वाई वाला जो आपके पास जो ये चीज है, उसको आप कांस्टेंट का नाम दे दो, उसको आप एज अ कांस्टेंट स्टोर कर लो, ताकि कोई भी इसको अगर छेड़ना भी चाहे, या गलती से अगर इसको कोई इसके साथ मेस कर भी दे कोड के अंदर, तो इसकी वैल्यू पे इफेक्ट नहीं आए, जो इसकी वैल्यू ओरिजिनल थी वही रहेगी। तो यहाँ तक मुझे बताओ, यहाँ तक सबको बातें समझ आ रही हैं? कोई परेशानियों की प्रॉब्लम? ईमान, मुस्तफ़ा और अली, क्लियर है बच्चों? ओके। अच्छा, अब ना यहाँ पे इसके बाद, यहाँ पे बस एक गार्बेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है। अब ये भी जो कॉन्सेप्ट है ना गार्बेज वैल्यू का, कभी भी एग्जामिनर ने आप लोगों को इसके बारे में पूछना नहीं है, टेस्ट नहीं करना, लेकिन स्टिल बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट होता है, और ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है। अगर हमें नहीं पता होगा, तो बाकी के जो कोड्स हैं वो फिर हमारे करना, जारी सी बात है, मुश्किल हो जाएगा, और समझना मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को, कि हम क्यों करते हैं। वाई हमारे लिए ना, वाई समझना मुश्किल हो जाएगा चीज़ों का। तो इसलिए चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, और पता होना चाहिए हमें, जो भी हम चीज़ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। लेकिन टेस्ट ये कभी भी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आपके पास जो कॉन्सेप्ट है, ये आपके पास डिक्लेरेशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब जारी सी बात है, आपने कोई भी चीज़ यहाँ पे यूज करनी है कोड के अंदर, आपने कोई भी वेरिएबल यूज करना है। वेरिएबल्स के ऊपर हमने बात की थी, ठीक है। वेरिएबल्स को आपने यहाँ पे बनाना है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आपने एक वेरिएबल बना लिया सम के नाम से। अब इस सम नाम वाले वेरिएबल को आप क्या कर रहे हो, कोड के अंदर बार बार यूज करी जा रहे हो। अब बिफोर यू कैन यूज दिस कोड, यूज दिस वेरिएबल इन योर कोड, व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू डिक्लेयर इट। आपने इसको डिक्लेयर करना है। आप ये नहीं कर सकते, आप हवा से उठा के आप सम ले आओ और उसको कोड में आप यूज करने लग जाओ। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। आपको उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। रजिस्टर आप किस तरह करवाओगे, डिक्लेरेशन से करवाओगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो, कहीं पर भी आप जाते हो, किसी इंपॉर्टेंट इवेंट में जाते हो, शादी में जाते हो, वो आपसे पहले क्या चेक करते हैं, आपका कार्ड चेक करते हैं। आप चेक करते हैं कि आप किसके रिलेटिव हो, किस साइड से आए हो, और फिर वो आपकी वहाँ पे जो एंट्री होती है वो आपको देने देते हैं। यहाँ वो आपने कहीं एयरपोर्ट्स वगैरह में जाना होगा, पासपोर्ट चेक करें, CNIC चेक करें, इस तरह की चीजें चेक करे होते हैं। तो यहाँ पर भी जो वेरिएबल है, बिफोर यू कैन यूज एनी वेरिएबल इन साइड योर कोड, यू नीड टू हैव इट रजिस्टर्ड। आपको वो रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको उसको बताना पड़ेगा कि इसकी पहचान क्या है, इसका नाम क्या है, और ये कहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, क्या चीजें इसके अंदर आएंगी, क्या चीजें स्टोर करेगा, ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, फिर ही उसकी एंट्री होगी, वरना वो कोड के अंदर नहीं चलेगा, वो एरर दे देगा। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन क्या होती है, वेरिएबल्स स्लैश कॉन्स्टेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड अंटिल डिक्लेयर्ड, दे कैन नॉट नेवर बी यूज्ड अंटिल डिक्लेयर्ड। और इसका जो सिंटेक्स होता है वो देख लो। सिंटेक्स आपके पास ये होता है, आपने करना है डिक्लेयर, वेरिएबल नेम करना है आपने, जो भी वेरिएबल नेम आ रहा है, और फिर कॉलन के बाद आपने डेटा टाइप लगा दी। वैसे ये जो कॉलन वाली है ना, कॉलन वाली आपके पास ओ लेवल्स की सिंटेक्स था, लेकिन AS लेवल में जो आप यूज करते हो ना, वो आप यहाँ पे एज करके यूज करते हो। वैसे अगर ये ना भी यूज करो तो आपके पास चल जाता है, एग्जामिनर इतना पनिश नहीं करता, क्योंकि प्रोग्रामिंग आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस के सिंटेक्स आप अडॉप्ट कर सकते हो। बट मोस्ट प्रोबेबली जो यहाँ पे AS लेवल की मार्किंग स्कीम होती है, उसमें AS लिखा होता है। ये ईमान मुझे कंफर्म भी कर दो कि इसी तरह ही होता है, यहाँ पे डिक्लेयर वेरिएबल नेम फिर एज डेटा टाइप करके कुछ आ रहा होता है। तो कॉलन ही आता है।
चलो ठीक है, लेकिन मैंने जो यहाँ पे देखा हुआ है ना, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिंटेक्स देखे हैं। लेकिन चलो कॉलन लगा लो, वैसे दोनों पे वो कुछ भी नहीं कहेगा आपको, आप कॉलन कर लो या ये कर लो। मैंने मेरे ख्याल में मैंने ना एएसपी देखा हुआ है, तो पॉइंट ये है कि आप जो मर्जी यहाँ पे लगा लो, वो इतना आपको नहीं पेनलाइज करेगा इसके अंदर, ठीक है, ए लेवल्स के अंदर। क्योंकि ए लेवल्स में डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, आपने आगे से आगे पाइथन वगैरह सीखनी है, ऐसी जावा, पाइथन, विजुअल बेसिक, तीन की ऑप्शन होती हैं, तो वो डिफरेंट होती हैं। किसी के अंदर प्रिंट लग रहा होता है, किसी के अंदर आउटपुट हो रहा होता है, किसी के अंदर किसी और तरीके से आप आउटपुट वगैरह करवा रहे थे, चीजें ले रहे थे, तो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी लाउड होती है। क्योंकि ये जो आप लिख रहे हो ना, पेपर पेंसिल पे जो आप सूडो कोड लिख रहे हो, ये कोई ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नहीं, ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मिक्सचर होता है। तो एज लॉन्ग एज आपकी लॉजिक सही है, वो इतना पैनलाइज नहीं करता। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा कोड है, डिक्लेयर अ वेरिएबल फ्लैग एज बूलियन। तो अगर आपने फ्लैग वाला वेरिएबल बनाना है और उसको डिक्लेयर करना है, तो आप यहाँ पे सिंटेक्स लगाओगे डिक्लेयर, तो आपने लिखना ही लिखना है, लाजमी बात है, क्योंकि ये सिंटेक्स का पार्ट है। फिर आप लिखोगे फ्लैग का, फ्लैग आपके पास आएगा, नाम आएगा वेरिएबल का, और फिर इसके बाद कॉलन डाल के डेटा टाइप आएगी बूलियन। तो उसने कहा डिक्लेयर वेरिएबल फ्लैग एज बूलियन, तो आप यहाँ पे लिखोगे डिक्लेयर फ्लैग और कॉलन बूलियन, इसको आपने डिक्लेयर कर दिया। फिर वो कह रहे हैं यहाँ पे डिक्लेयर अ वेरिएबल नम एज इंटीजर, तो यहाँ पे आपने लिखना है डिक्लेयर नम कॉलन इंटीजर, तो ये डिक्लेयर हो गया। अब फ्लैग एंड नम आर रेडी टू बी यूज्ड इनसाइड योर कोड। तो ये मुझे बताओ, ये चीज सबको क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बताओ। मुस्तफा ईमान, इज इट क्लियर? ओके, अच्छा, इसके बाद अब हमने क्या करना है, बल्कि इसके बाद लेट मी कॉपी पेस्ट, मेरे ख्याल में असाइनमेंट्स वगैरह वाली चीजें आती हैं, वो देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना बस असाइनमेंट आती है आपके पास, ये भी हम कर लेते हैं। अच्छा, असाइनमेंट में क्या होता है, असाइनमेंट एक प्रोसेस का नाम होता है कोड के अंदर। अगर प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, आपने किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू रखवानी है, दिस प्रोसेस नोन एज असाइनमेंट। तो यहाँ पे लेट्स सपोज सम का वेरिएबल है, सम के अंदर आपने 100 रखवाना है, तो आप एरो सम की तरफ करोगे और 100 रखवा दोगे, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। बस इस तरह आपने करना है। आपके पास वेरिएबल आ रहा है ए के नाम से वेरिएबल आ रहा है, इसके अंदर आपने रखवाना है 10, इस तरह कर दो। आपके पास बी नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर आपने रखवाना है 200, आप इस तरह कर दो। आपने एक वेरिएबल लेना है फ्लैग, फ्लैग के अंदर आपने क्या चीज रखवानी है, फ्लैग के अंदर आपने रखवाना है फॉल्स रखवाना है, तो यहाँ पे आप फ्लैग लोगे और फ्लैग के अंदर आप रखवा दोगे फॉल्स। तो ये आपके पास ना असाइनमेंट यहाँ पे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो यहाँ पे कह रहे हैं असाइन ए वैल्यू जीरो टू अ वेरिएबल नम, नम इक्वल्स टू जीरो। और यहाँ पे एक और बात याद रखना है, यहाँ पे इक्वल टू वाला जो साइन है ना, वो ना यूज करना है। मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में भी मैं कभी कभार इक्वल टू रख देता होता हूँ, लेकिन इक्वल टू सही आपके पास साइन नहीं होता, आपने ये यूज करना होता है। क्योंकि जब आप आगे भी जाओगे ना, कोडिंग लिखना शुरू करोगे, तब आप इक्वल टू खाली कंपैरिजन के लिए यूज करते हो। इक्वल टू जो होता है ना, इट्स ओनली यूज फॉर कंपैरिजन, और जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो स्ट्रिक्टली यही होता है, ठीक है। तो ये कर लिया करो यूज। बाकी यहाँ तक मुझे बता दो, ये तो बातें आई थिंक क्लियर ही होंगी असाइनमेंट यहाँ पे। अब इसके बाद गार्बेज वाला कॉन्सेप्ट आता है, वो बता देता हूँ, फिर हम यहाँ पे कोड्स वगैरह को देख लेते हैं कि किस तरह लिखना है। अच्छा, ये गार्बेज वैल्यू आती है, दिस इज अ गुड कॉन्सेप्ट, और ये आना चाहिए। अच्छा, गार्बेज का कॉन्सेप्ट अब आपके पास क्या होता है, अब आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोसेसेस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएबल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो जब भी आप अपने कोड के अंदर कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो ना, तो इनिशियली उसके अंदर क्या पड़ा होता है, उस वो एम्प्टी नहीं होता या वो नल नहीं होता। उसके अंदर इनिशियली क्या पड़ा था, उसके अंदर गार्बेज पड़ा था। और गार्बेज से मेरा क्या मतलब है, गार्बेज से मेरा मतलब है कि उसके अंदर बहुत ही अजीबो गरीब वैल्यू पड़ी होती है। लेट्स सपोज आप डिक्लेयर करते हो, सबसे पहले आप सम का जो वेरिएबल है ना, वो आप डिक्लेयर करते हो। अब जैसे ही आपने सम को डिक्लेयर किया ना, इमीडिएटली इसके अंदर क्या पड़ा होगा, 83999444 एंड समथिंग पड़ा होगा। अब ये वाली जो वैल्यू आ रही है ना, ये वाली वैल्यू आपके पास कौन सी वैल्यू है, गार्बेज वैल्यू है। अब जारी सी बात है, आपने इस वेरिएबल सम के अंदर क्या करना है, आपने नंबर्स का सम स्टोर करना है, राइट। तो आप जब करोगे यहाँ पे सम इक्वल्स टू सम प्लस नम करोगे, तो यहाँ पे पता है क्या मसला होगा।
आपकी ये जो गार्बेज वैल्यू है ना, ये इसके अंदर स्टोर हुई है। तो वो क्या करेगा, वो करेगा सम मतलब दिस गार्बेज प्लस नंबर। तो लेट्स सपोज पहले बच्चे के, पहला जो आपने पेपर चेक किया बच्चे का, उसके मार्क्स आ रहे हैं 50 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 60। तो आपने यहाँ पे कर दिया सम प्लस 50 कर दिया। तो असूलन तो क्योंकि आप सम कर रहे हो बच्चों के मार्क्स का, तो पहला पेपर आपने चेक किया तो पहले बच्चे के मार्क्स भी 50 हैं, तो सम के अंदर भी 50 आना चाहिए, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता। इंस्टेड ऑफ 50 उसके अंदर आ जाता है -839944 एंड सो ऑन +50। मतलब एक नेगेटिव सी गंदी सी वैल्यू आ जाती है। तो ये जो वैल्यू होती है सम का पूरा पर्पज ही मिटा देती है, सम ही आपका खराब हो जाता है। तो आपका सम दुरुस्त किस तरह होगा, अगर इसकी जगह आपके पास जीरो आ जाए, तो वो अगर यहाँ पे इसकी जगह जीरो होता है ना गार्बेज की जगह, तो वो कहता है 0 + 50 और इसके अंदर 50 आ जाता। और फिर इसके अंदर 50 होता, फिर दूसरे बच्चे के मार्क्स आते तो वो कहता है 50 प्लस, दोबारा लेट्स सपोज अगले बच्चे के मार्क्स आए 40, तो वो कहता है 50 + 40 एंड इन सम के अंदर 90 लिखवा देता। तो इस तरह करके आपके पास जो सम की वैल्यू है ना, वो बेहतर से बेहतर हो जाती है। तो अ, ये आपके पास गार्बेज का कॉन्सेप्ट होता है, और जोन सी मर्जी आप वैल्यू डिक्लेयर करवा लो, अब उसके अंदर गार्बेज होती होती है। और एक चीज याद रख लो, जब भी आपने मल्टीप्लिकेशन करवानी हो, सब्ट्रैक्शन करवानी हो, आपने एडिशन करवानी हो, अरिथमेटिक कोई चीज परफॉर्म करनी हो ना, तब गार्बेज वैल्यू हटाना बिल्कुल बहुत जरूरी होता है। बिकॉज अगर आप अरिथमेटिक कोई चीज करो तो काम खराब हो जाएगा, तो अरिथमेटिक का रिजल्ट ही गलत आएगा। तो इस वजह से जब भी अरिथमेटिक आप कर रहे हो, तो सब्ट्रैक्शन एडिशन कर रहे हो, आप मल्टीप्लिकेशन कुछ भी कर रहे हो, तो ये बहुत चीज जो होती है ना वो जरूरी होती है। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन एडिशन की जगह लिख लो अरिथमेटिक। अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो अरिथमेटिक ऑपरेशन में बहुत यूज होता है। एवरी डिक्लेयर्ड वेरिएबल हैज अ गार्बेज वैल्यू इनिशियली व्हिच कॉजेज इश्यूज इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो यहाँ पे गार्बेज वैल्यू रिमूव किस तरह करते हैं, डिक्लेयर सम कर दिया, इसके अंदर गार्बेज आ गया, हाउ डू वी रिमूव दैट, वी असाइन जीरो टू रिमूव गार्बेज। अब गार्बेज आपके पास खत्म हो जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जीरो आ जाएगा, तो आप वो सम सही से कर सकते हैं। तो ये मुझे बता दो मुस्तफा और ईमान, ये चीज क्लियर है आपको, गार्बेज का कॉन्सेप्ट। हर जो वैल्यू होती है ना जिसको भी आप डिक्लेयर करें, उसके अंदर गार्बेज होना ही होना है। तो ये बस आपके पास इसका कॉन्सेप्ट होता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ आते हैं, लूप्स वगैरह आते हैं। लूप्स को हम देख लेते हैं। अब लूप्स जो हमारे पास होते हैं ना, तीन तरह के आपके पास लूप होते हैं। एक आपके पास होता है सबसे तीन तरह के लूप्स होते हैं। और जो सबसे पहले आपके पास लूप आ रहा है ना, ये आपके पास होता है काउंटर कंट्रोल लूप। ठीक है, तो दिस इज द काउंटर कंट्रोल लूप। और यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन हमने करना किस तरह। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि अच्छा लूप्स यूज किस लिए होते हैं, लूप्स यूज इसलिए होते हैं व्हेन यू नीड टू रिपीट स्टफ, रेपिटेशन के लिए होते हैं। व्हेन देयर इज रेपिटेशन, यू यूज लूप्स व्हेन देयर इज रेपिटेशन। ठीक है, ये इसका बस यहाँ पे यूज केस होता है बेसिक सा। और इसका फायदा क्या होता है, फायदा इसका ये होता है कि फायदा आपके पास ना ये होता है कि ये आपके लाइंस ऑफ कोड बचा देता है। आप कह सकते हो कि लेस लाइंस ऑफ कोड नीडेड, और आपके पास आप कह सकते हो लेस स्पेस नीडेड, और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। और भी जितने मर्जी आप बनाई जाओ एडवांटेजेस इसके बनते जाएंगे, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब काउंटर कंट्रोल लूप में आपने करना क्या, क्वेश्चन सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी ये है कि आपने क्या करना है। लेट्स सपोज वो यहाँ पे कहता है आपने ना कोई चीज आपने रिपीट करनी है। आप कह दो कि आपने 1 से लेके 100 तक जो नंबर्स आ रहे हैं वो आपने प्रिंट करवाने हैं। आप कह दो प्रिंट नंबर्स 1 to 100। अब एक इसका तरीका ये हो सकता था, आप पहले लिख दो आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3, आउटपुट 4, आउटपुट 5 एंड सो ऑन। लेकिन ये बहुत इनएफिशिएंट सा तरीका है, तो व्हाट यू कैन यूज हियर इज यू कैन यूज अ लूप। तो आप सबसे पहले यहाँ पे कह सकते हो फॉर लूप लगाओ, और यहाँ पे आप रख दो एक्स, एक्स इक्वल्स टू, एक्स के अंदर पहली वैल्यू आप असाइन कर दो 1, बिकॉज आपने 1 से स्टार्ट करना है। और एंड वाली वैल्यू आप रखवा दो 100। तो अब ये जो आपने यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे फॉर के अंदर फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 to 100, अब इसका क्या मतलब है कि जो आपके पास फॉर लूप है ना, ये 1 से लेके 100 तक चलेगा, मतलब 100 टाइम्स तक चलेगा। अब इसके नीचे आपने क्या करना है, इसके नीचे आपने बस लिख देना है यहाँ पे आउटपुट एक्स। तो ये चीज आपने लिख दी। और
इसके बाद आपने क्या कर लेना, आपने यहाँ पे कर लेना है नेक्स्ट एक्स। अब यहां से लेके जो आपके पास यहां तक चीज आ रही है ना, ये आपके पास फॉर लूप का सिंटेक्स है। आपने लगाया यहाँ पे फॉर, और यहाँ पे जो एक्स मैंने लिखा है ना, एक्स की जगह कुछ भी आ सकता है। एक्स की जगह आप अपनी मर्जी से वेरिएबल नाम लिख लो। आप एक्स की जगह लिख लो रिपीट्स लिख लो, आप एक्स की जगह लिख लो जुबैर लिख लो, आप एक्स की जगह लिख लो मुस्तफा लिख लो। एक ही बात है, ठीक है। कोड आपका सेम ही चलेगा। बस हाँ, एक जरूर आपने करना है कि अगर आप यहाँ पे अगर आप लेट्स सपोज मेरा नाम लिख रहे हो, जुबैर आप लिख रहे हो, तो आपको फिर अगर आउटपुट करवाना है तो यहाँ पर भी आपको जुबैर लिखना पड़ेगा। और जो यहाँ पे नेक्स्ट के साथ जो वैल्यू आ रही है उसको भी आपने यहाँ पे जुबैर ही लिखना होगा। तो वेरिएबल आप कुछ भी कर सकते हो, बस ये याद रखना कि जो भी वेरिएबल्स के नाम रख रहे हो वो अप्रोप्रिएट नाम रखो। मैंने जुबैर की एग्जांपल तो मैंने यहाँ पे देखी, लेकिन इनअप्रोप्रिएट नाम होगा, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता आप कुछ भी नाम आप उठा के रख दो। आपने जो आपका सेंस बन रही है कोड के हिसाब से आप उस तरह रख लो। यहाँ पे कुछ वैसे बन नहीं रहा था, मैं हमेशा वैसे एक्स यूज करता हूँ, ठीक है, अपने कोर्स के अंदर, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं इतना लंबा लिखना नहीं चाहता। लेकिन आप लोगों को मैं कहता हूँ हमेशा इसको ना अच्छे नाम लिखा करो। अगर यहाँ पे वो बात कर रहा है प्रिंट नंबर्स आपने करना है, तो यहाँ पर आप एक्स की जगह लिख लो नम लिख लो। नम वुड बी मच बेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप नम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप लिख दो फॉर नम इक्वल टू 1 to 100 आउटपुट नम नेक्स्ट नम, इस तरह के लिख सकते हो। अब ये करेगा किस तरह, चलेगा किस तरह। जब पहली दफा ये फॉर लूप चला ना, तब एक्स के अंदर 1 है, तो पहली दफा वो चलेगा एक्स के अंदर यहाँ पे 1 होगा, तो वो इस लूप के अंदर आ गया, क्योंकि 1 to 100 रेंज में लाई कर रहा है, 1 के अंदर लाई कर रहा है, तो वो यहाँ पे आउटपुट करेगा 1। तो यहाँ पे आपके पास प्रिंट करके आ जाएगा आउटपुट 1, तो स्क्रीन के ऊपर आपका लिखा हो जाएगा 1। अब वो जब नेक्स्ट एक्स पे जाएगा, नेक्स्ट एक्स पे जाके क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 होगा, बिकॉज वो कह रहे हैं नेक्स्ट पे चले जाओ। अभी 1 की वैल्यू ये है, अब वो नेक्स्ट पे चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब वो दोबारा ऊपर जाएगा, चेक करेगा 2 क्या रेंज में लाई कर रहा है, 1 to 100 यस लाई कर रहा है, तो वो यहाँ पे जाएगा दोबारा आउटपुट, और यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा, एंड सो ऑन ऑल द वे टू 100। जैसे ही यहाँ पे 100 प्रिंट करेगा, वो यहाँ पे दोबारा नेक्स्ट एक्स पे जाएगा। अब वो नेक्स्ट एक्स पे जाएगा तो 100 आपका जो होगा एक्स इक्वल टू 100 वो 1 1 हो जाएगा। अब वो दोबारा ऊपर जाके 1 1 चेक करेगा, आउट ऑफ रेंज हो गया, तो वो इसको लूप को ब्रेक करके वो इसके नीचे आ जाएगा इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिस आउटपुट। तो दिस इज हाउ योर फॉर लूप एक्चुअली वर्क्स। तो ये मुझे बताओ, ये चीज सबको समझ आ गई है? इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन वगैरह या प्रॉब्लम हो तो बताओ। मुस्तफा आप भी बताओ। ओके। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ना, इसको यहाँ पे याद रखना कि ये जो आपके पास चीज़ आ रही है, इसको मैं नॉर्मली कहता हूँ लूप ब्रेकिंग वेरिएबल या लूप कंट्रोलिंग कंट्रोल वेरिएबल। तो ये मैंने इसका नाम रखा हुआ है लूप कंट्रोल वेरिएबल। और ये जो है, ये इस स्टेटमेंट में हो क्या रहा होता है, बैक एंड के अंदर, बैक एंड के अंदर इसके अंदर हो रहा होता है एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 हो रहा होता है, ठीक है। तो ये इसका बिहाइंड द सीन्स यहाँ पे काम हो रहा होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बिहाइंड द सीन्स जो काम हो रहा है ना, वो ये हो रहा है एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 हो रहा है। अब ये वाला जो लूप है ना, फॉर लूप इसलिए प्रेफर करते हैं लोग बिकॉज इसमें आपके पास बहुत ज्यादा कम चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। अभी मैं दिखाता हूँ फॉर लूप, वाई फॉर लूप इज प्रेफर्ड। तो यहाँ पे आपके पास दूसरा जो लूप आता है वो आपके पास आता है प्री कंडीशन लूप। अच्छा, प्री कंडीशन लूप में अब क्या होता है हम देखते हैं अभी। प्री कंडीशन लूप में आप क्या करते हो, इसके अंदर ना आपके पास एक्स्ट्रा काम होता है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे फॉर की जगह आपके पास क्या यूज हो रहा था, वाइल यूज हो रहा था। और वाइल के बाद आपने सेम चीजें लिखनी है, वाइल एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर आप चेक कर लो, वाइल एक्स इज लेस देन 100, मतलब जब तक एक्स की वैल्यू लेस देन 100 है, तब तक आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आउटपुट करते रहना है, और आप कह दो आउटपुट एक्स। और यहाँ पर आके आपने क्या करना है, एंड पे जाके आपने यहाँ पे कहते हैं एंड वाइल। लेकिन यहाँ पे एक मसला आ रहा है, यहाँ पे खाली ये करने से बात नहीं बनेगी। हाँ, इसमें तो हमने ये 3 लाइनों का कोड लिख लिया, यहाँ पे ऐसे ऐसे नहीं होता, यहाँ पे और भी लाइंस आपको लिखनी पड़ती है। यहाँ पे देखो, आपके पास ये जो होता है ना, ये जो एक्स यहाँ पे आप लिख रहे होते हैं फॉर लूप के अंदर, ये एक्स खुद ही डिक्लेयर हो जाता है। मैंने ऊपर डिक्लेरेशन की इतनी बात की थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया इसको। तो हाउ ऑन अर्थ एम आई यूजिंग एक्स। अब इसकी लॉजिक ये है कि जो फॉर लूप होता है ना, फॉर लूप ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर देता होता है, फॉर लूप में डिक्लेरेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो लेकिन वाइल लूप में मसला ये होता है, या जो प्री कंडीशन लूप होता है उसमें मसला होता है, आपको खुद से डिक्लेयर करवाना पड़ता है। तो आप यहाँ पे फिर लिखोगे, आप यहाँ पे लिख दो डिक्लेयर, डिक्लेयर भी करवाना पड़ता है और इनिशियलाइज भी करवाना पड़ता है। आप यहाँ पे लिखो डिक्लेयर एक्स, और इसको आप डिक्लेयर करवा दो एज इंटीजर। अब इसको आपने डिक्लेयर तो करवा दिया, लेकिन इसके अंदर वैल्यू क्या है, गार्बेज वैल्यू है। अब गार्बेज वैल्यू को आपने रिमूव करना है, तो व्हाट कैन यू डू हियर इज कि आप यहाँ पे इसको डिक्लेयर करवाओ, और आपने प्रिंट नंबर्स कौन से करने हैं, 1 से 100। तो 1 से 100 अगर नंबर्स प्रिंट करवाने हैं, तो इसके अंदर पहली वैल्यू जो है वो रखवा दो आप 1 रखवा दो। तो इसके अंदर आप फर्स्ट वैल्यू रखवा दो 1।
तो ये वैल्यू, ये जो काम है ये आपको वाइल लूप में करना पड़ता है एंड रिपीट अंटिल लूप में। अब ये काम कर लिया, अब यहाँ पे देखो ये जो नेक्स्ट एक्स था ये खुद ही से आपको कर रहा था ऑटोमेटिकली एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन नहीं हो रहा, आपको खुद से करवाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे कहोगे एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, खुद से करवाओगे बिकॉज एंड वाइल ये चीज नहीं कर रहा, एंड वाइल बस देख रहा है क्या आपका एंड हुआ है कोड या नहीं हुआ। तो ये जो है ना ये आपका बस फर्क होता है प्री कंडीशन लूप में और पोस्ट कंडीशन लूप में। जो लूप के अंदर वाली लॉजिक है वो सेम होगी, बस फर्क क्या आएगा, आपने ये चीज खुद ही करवानी है और डिक्लेरेशन खुद ही करवानी है, और थोड़ा सा जो ग्रीन सिंटेक्स है वो आपने चेंज करवाना है। तो दिस इज द डिफरेंस। तो ये मुझे बताओ ईमान और मुस्तफा, ये बातें क्लियर है, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, इसके बाद जो आपके पास लूप आता है ना वो आपके पास आता है पोस्ट कंडीशन लूप आता है। पोस्ट कंडीशन लूप में आपके पास क्या होता है, सेम यही चीज होता है। तो मैं इस कोड को ना पूरे के पूरे कोड को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि पोस्ट कंडीशन लूप और प्री कंडीशन लूप सेम ही होता है, बस थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंस आता है। अब यहाँ पे बस सिंटेक्स में चेंज आता है, यहाँ पे वाइल की जगह आपके पास आ जाएगा, आपके पास क्योंकि पोस्ट कंडीशन है बाद में कंडीशन चेक हो रही है, तो यहाँ पर आपने कंडीशन नहीं चेक करनी, पहले पहले आपने बस रिपीट करना है। और क्योंकि पोस्ट कंडीशन है बाद में कंडीशन चेक होती है, तो यहाँ पर आप आके कंडीशन चेक करो और यहाँ पर आप लिखो अंटिल एक्स इक्वल्स टू अंटिल एक्स इक्वल्स टू 100, अगर लिखोगे तो वो 100 को भी नहीं प्रिंट करवाएगा। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना अंटिल एक्स इक्वल्स टू 100, बल्कि करवा देगा प्रिंट, ये भी आपका चल जाएगा, ये कोड सही है। तो वो कहेगा तब तक रिपीट करो जब तक आपका जो एक्स है वो 100 ना हो जाए। तो ऐसे करके आप लिख सकते हो, या आप ये लिख सकते हो अंटिल एक्स इज नॉट ग्रेटर देन 100, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। बल्कि नहीं, ये ना लिखना, अंटिल एक्स ग्रेटर देन 99, ये लिख लो, ये लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो अंटिल एक्स इज इक्वल्स टू 100। तो ये तीन लूप्स होते हैं जो कि आप यूज करते हो। ये छोटा सा मैंने कोड लिखवा दिया फॉर हु यू यूज इट फॉर। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन आ जाते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शन कुछ हमारे पास हैं जो कि हमने आने वाले कोड्स में देखने हैं, तो वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से आपके पास होते हैं यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन होते क्या हैं? ये ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि आपकी जिंदगी आसान करते हैं, और आसानी इस तरह क्रिएट होती है क्योंकि ये आपको ना पूरा पूरा काम नहीं करना पड़ता। आपने क्या करना है, आपने लेट्स सपोज आपने कोड लिखना है। ओए ओए, हाँ इफ कंडीशन भी तो है, इफ कंडीशन तो हुई नहीं यहाँ पे, वो कर लेते हैं पहले। अच्छा किया मुझे रिमाइंड करवा दिया, मेरे जहन से निकल गया। यहाँ पे इफ कंडीशन भी आपके पास आती है, ये आपके पास इनको आप कहते हो कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और दो तरह की आप अपने सिलेबस में आप यूज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो फॉर, इसकी बस वही होती है लॉजिक फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक कोड लिखना चाहते हो, लेट्स सपोज आप एक कोड लिखो। आप एक कोड यहाँ पे लिखो कि आप एक ना लाइट बल्ब है आपके पास, आपने उसको टॉगल करना है, लाइट बल्ब को ऑन एंड ऑफ टॉगल करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दो कि, और एक बटन है आपके पास, बटन के थ्रू आपने टॉगल करना है, टॉगल टॉगल अ बल्ब। और यहाँ पर आप कह दो कि थ्रू अ बटन, बटन रख लेते हैं, थ्रू इनपुट, थ्रू अ बटन या इनपुट कह लो आप। अच्छा, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने टॉगल करना है एक बल्ब को, और थ्रू मतलब जैसे ही यूजर इनपुट करेगा ना आपने इसको टॉगल करते रहना। तो इसमें थोड़ा सा बल्कि बेसिक्स के हिसाब से थोड़ा सा आई थिंक ज्यादा एडवांस हो गया, लेकिन कर लेते हैं इसको। इसमें आपको ना इन्फिनिट लूप लगाना पड़ेगा, बिकॉज आपने टॉगल अगर आप कर रहे हो बल्ब को, तो बल्ब को आपके जो बल्ब्स के बटन होते हैं घर के अंदर उनको अगर आप देखो तो वो इन्फिनिटली आप उनको टॉगल ऑफ ऑफ एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑफ कर सकते हो जितनी मर्जी देर आप चाहो। तो ये तो इन्फिनिट रेपिटेशन यहाँ पर आ गई। तो अगर इन्फिनिट रेपिटेशन आपके पास आ गई हैं तो व्हाट यू कैन डू हियर इज कि आप ना यहाँ पे लूप्स लगाओगे। लेकिन अब इसमें एक और अच्छी चीज बल्कि ये आ गई है, इसमें मैं आपको सिखा सकता हूँ। अब आप फॉर लूप नहीं यूज कर सकते।
फॉर लूप क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज फॉर लूप इज यूज व्हेन नंबर ऑफ रेपिटेशन इज नोन। तो ये जो फॉर लूप आपके पास आता है ना, यू ओनली यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ रिपीट्स नोन। तो ये तभी आप यूज करते हैं जब नंबर ऑफ रिपीट्स आपको पता होती है कितनी हुई है। तो यहाँ पर तो हमारे पास इनफाइनाइट आ गया, तो यहाँ पे वाइल लूप यूज कर लो, यहाँ पे यूज कर लो रिपीट यूज कर लो। मैं यहाँ पे यूज करता हूँ वाइल लूप। और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ना मैं यहाँ पे एक डिक्लेरेशन करता हूँ। मैं कहता हूँ एक डिक्लेयर इन्फिनिट। इन्फिनिट को मैं कहता हूँ ये मेरे पास, इसको मैं कह देता हूँ ये मेरे पास इन्फिनिट आ गया। ठीक है, थोड़ी सी लॉजिक में सोच लो, अगर आपके पास एक इनपुट आ रही है तो उसने क्या कर देना, उसने बल्ब को ऑन कर देना। ठीक है, बल्कि मैं एक इन्फिनिट में करता हूँ और एक मैं यहाँ पे वेरिएबल रखवा लेता हूँ। लेट्स सपोज एक आपके पास वेरिएबल आ गया, बल्ब आ गया। ठीक है, और इनको मैं रखवा लेता हूँ, ये आपके पास है बूलियन। और एक और चीज यहाँ पे डिक्लेयर करवा लो, बिकॉज आपने वाइल लूप या वो यूज करना है, तो आप यहाँ पे कह लो डिक्लेयर एक्स एज इंटीजर। अब इनको साइन करवा दो। एक्स के अंदर गार्बेज वैल्यू है, तो इसके अंदर आप रखवा दो 0। और जो आपके पास यहाँ पे बल्ब आ रहा है, बल्ब को आप इनिशियली क्या करो, इनिशियली आप इस बल्ब को ना ऑफ ही रखो। तो ऑफ आप किस तरह रखोगे, इसके अंदर आप रखवा दो फॉल्स, कि वो नहीं चल रहा। और जो इनफाइनाइट आपके पास आ रहा है ना, इनफाइनाइट के अंदर आप इनिशियली रखवा दो ट्रू रखवा दो, तो गार्बेज वैल्यू भी सबकी चलेगी। अब इसको आप यूज कर सकते हो। अब आप यहाँ पे कोड लिखो और कोड में आप कहो वाइल इनफाइनाइट इक्वल्स टू ट्रू। जब तक आपके पास इनफाइनाइट जो आ रहा है ना, आपके पास ट्रू आ रहा है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे यूजर से ना इनपुट लेनी है। आप कह लो इनपुट जौन सी मर्जी आप इनपुट ले लो यहाँ पे, बल्कि उसके लिए हमें एक चीज डिक्लेयर भी करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे कह दो कि एक्स के साथ ही साथ ना आप एक और चीज यहाँ पे रखवा लो। आप रखवा लो यहाँ पे टच। टच में यूजर कुछ भी इनपुट कर सकता है। अब ये जारी सी बात है, थोड़ा सा वो हो गया है, रियलिटी से आउट हो गया। अब टच मैंने इंटीजर रखवा दी, तो इसका क्या मतलब है, यूजर नंबर्स इनपुट करे फिर उसकी बल्ब ऑन होगा, तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ रियलिटी हो गया। लेकिन इसमें परेशान नहीं होना, हम लॉजिक यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, जारी सी बात है, रियल वर्ल्ड की इतनी सिंपल लॉजिक तो मैं कर नहीं सकता कि यहाँ पे इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी लगा के टच को रिकॉग्नाइज कर लूँ, मोशन सेंसर लगा दूँ। तो यहाँ पे मैंने कोडिंग के हिसाब से इसको देखना है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर अगर यूजर इनपुट करता है ना, तो बल्ब ऑन या ऑफ हो जाएगा। अगर पहले बल्ब ऑफ था तो वो ऑन हो जाएगा, और पहले बल्ब ऑन था तो वो ऑफ हो जाएगा। तब इसको देखते हैं क्या करेगा। तो जब तक ये ट्रू है तब तक ये लूप चलेगा और इन्फिनिट हमारा ट्रू ही रहेगा। और यहाँ पे अब मैं कहता हूँ, यहाँ पे अब मैं कहता हूँ कि आप इनपुट करो, इनपुट कर दो आप टच। और इसी के नीचे आप यहाँ पे चेक करो इफ जो आपके पास बल्ब आ रहा है, इफ बल्ब जो आपने रखवाया हुआ था वो प्रीवियसली आपके पास फॉल्स है, तो फिर आपने क्या करना है, देन बल्ब इक्वल्स टू ट्रू, ये कर देना आपने। और यहाँ पर आप कर दो, बल्कि एंड इफ नहीं आएगा, यहाँ पे आप कर दो एल्स में जाओ, और यहाँ पर आप लिखो एल्स। एल्स आप कह दो बल्ब इक्वल्स टू फॉल्स। तो ये आपके पास ना एक सिंपल होगी। और क्योंकि आपने इफ एक दफा यूज किया, तो आपने एंड इफ भी एक दफा यूज करना है। जितने इफ होंगे उतने एंड इफ होंगे। ये इफ स्टार्ट हो रहा है और इसको एंड इफ कर रहा है, तो ये वाला आपके पास क्या हो रहा है, ये वाला आपके पास इफ स्टार्ट हो रहा है, एंड इफ हो रहा है, तो ये आपके पास लूप हो गया। और यहाँ पर आके आपने कर देना एंड वाइल। ठीक है, तो ये आपके पास एक कोड आ गया, और ये क्या करेगा, इन्फिनिटली टच करेगा, वो बल्ब को ऑन एंड ऑफ करेगा। वाइल इन्फिनिटी इक्वल्स टू ट्रू, मतलब ये लूप चलता ही रहेगा, कभी भी इन्फिनिट फॉल्स नहीं होने वाला। तो यहाँ पर आप करो इनपुट टच। टच आपने पहले किया, कुछ भी नंबर इनपुट कर दिया, तो अगर बल्ब प्रीवियसली आपका ऑफ था तो उसको ऑन कर देगा। लेकिन अगर बल्ब आपका प्रीवियसली ट्रू था, मतलब वो फिर एल स्टेटमेंट में जाएगा और वो उसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। वो यहाँ पे कह रहे हैं अगर बल्ब आपका ऑफ है तो ऑन कर दो, ट्रू कर दो, वरना आप उसको क्या कर दो, ऑफ कर दो। क्योंकि वरना वाली कंडीशन में आप तभी जाओगे जब आपके पास ट्रू होगा। तो ये मुझे बताओ, ये वाला कोड समझ आया सबको, ये टॉगल वाला, ये नहीं आया?
अच्छा, इसमें बाकी एक जो सिंटेक्स होता है ना, सिंटेक्स भी यहाँ पे देख लो। आपके पास इफ कंडीशन की ना डिफरेंट वेरिएशंस हो सकती हैं। आपके पास वेरिएशंस ये आ सकती हैं कि एक तो हमने वेरिएशन यहाँ पर देख लिया। आपके पास जो सिंपल सिंपल चीज होती है ना, आप करते हो इफ, और फिर आपके पास होता है देन, एंड देन आपके पास यहाँ पे कोई कोड आएगा, और फिर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एंड इफ आ जाएगा। ठीक है, एक वेरिएशन ये होती है। दूसरी वेरिएशन आप हमने यहाँ पे कर ली है, वो होती है इफ देन, और फिर आपके पास यहाँ पर आता है, आप कह लो एल्स, एंड देन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा एंड इफ। ये जो मैंने स्लैश डाली है, इनके अंदर कोड्स आएंगे आपके। और जो थर्ड कंडीशन होती है वो आपके पास होती है इफ देन, और फिर आप कह सकते हो यहाँ पे कुछ कोड आ जाएगा, फिर आप कह सकते हो, आप कह दो यहाँ पे एल्स, एल्स इफ। यहाँ पे एल्स इफ के बाद भी आप दोबारा कंडीशन लगा लो। और इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा आपके पास ये होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट जो इफ कंडीशन है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। आप लगा सकते हो इफ नंबर इक्वल्स टू जीरो देन दिस, देन पॉजिटिव आउटपुट पॉजिटिव, इफ एल्स इफ नंबर इज लेस देन जीरो देन आउटपुट नेगेटिव। फिर आप कह सकते हो एल्स नंबर इज दिस दिस। तो इस तरह करके आप कह सकते हो देन, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा ये। और फिर यहाँ पे आप कह लो, यहाँ पे आप यहाँ तो दो चीजें कर सकते हैं। यहाँ तो आप दो इफ्स आ रहे हैं, यहाँ पे एंड इफ लगा लो। यहाँ आप दोबारा से एक एल्स लगा लो। यहाँ पे मैंने एल्स इसलिए निकाली ताकि सारी वेरिएशन जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे फिर आपके पास आ जाएगा एंड इफ, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा एंड इफ। अब इंडेंटेशन का बहुत ख्याल रखना है। इंडेंटेशन क्या होती है? आपके पास इंडेंटेशन होती है कि किस तरह आप लाइंस को लिख रहे हो। अगर ये वाली लाइन आपने इस पेज के साथ लिखी है तो इसको थोड़ा सा आगे कर दो ताकि पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो ये आपके पास ये बन गया, और ये इसका एंड इफ यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये हो गया। और इनका जो एंड इफ है वो आपके पास यही हो रहा है, और इसका जो एंड इफ है वो यहाँ पर ही आपके पास खत्म हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास है बस। ये इसकी थोड़ी बहुत वेरिएशंस हैं जो कि आपको बस पता होनी चाहिए। तो ये मुझे बता दो, ये सबको क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इसको यहीं पर ही करके लिखो। शेप्स वैसे मैंने कभी यूज नहीं की। ठीक है, तो ये बस आपके पास ना छोटी सी यहाँ पे वेरिएशन बन गई। इनको देख लेना, और इनको डिफरेंट तरीके से आप लोग कर सकते हो। और ये मतलब कंडीशन स्टेटमेंट जो है ना, इसमें इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे जैसे आप कोड वगैरह करोगे ना, तो ये खुद ही फिंगर टिप्स पे आपकी आ जाएगी, तो इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपके पास इसके बाद जो आपके पास आती है ना, ये तो हो गया आपके पास इफ एल्स हो गया। ठीक है, इफ देन एल्स एंड इफ। इसके बाद आपके पास क्या आता है? इसके बाद आपके पास आता है आप कह लो केस ऑफ अदरवाइज एंड केस। और ये यूज क्यों करते हैं मैं बताता हूँ। इंस्टेड ऑफ केस, केस डॉट डॉट ऑफ अदरवाइज एंड केस बेसिकली आपके पास एंड इफ की तरह है, और जो आपके पास केस है वो आपके पास इफ की तरह है, और जो अदरवाइज है, अदरवाइज आपके पास एल्स की तरह है। ठीक है, और इसको यूज आप इसलिए करते हो, यूज आप तब करते हो जब आपके पास बहुत ज्यादा इफ स्टेटमेंट्स आ जाए। तो आप यहाँ पे कह सकते हो इफ टू मैनी if statements use case for efficiency। ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा if स्टेटमेंट्स आ गई तो आप केस यूज कर लो। अब लेट्स सपोज आपके पास कोई ग्रेड्स आ रहे हैं मार्क्स के, तो आप चेक करते हो, आप पहले लगाते हो इफ मार्क्स आर बिटवीन, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 90 देन ए स्टार, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 85 देन ए, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 70 देन बी, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन आप कह लो कि से ग्रेटर देन 50 देन ई, इफ मार्क्स आर लेस देन 5 देन एफ। तो ये बहुत ज्यादा इससे होगी आपके पास, रेपिटेशन बहुत होगी। तो आप इसकी बजाय आप क्या कर लो, आप एक कोड यूज कर लो यहाँ पे, और आप यहाँ पे लिखो राइट अ कोड टू आउटपुट, ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू थ्रेशोल्ड।
थ्रेशोल्ड हम अब इसके अंदर अगर आपने करना है तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लगा लो केस ऑफ, आप सबसे पहले डिक्लेरेशन आप करवाओ मार्क्स की, क्योंकि मार्क्स के हिसाब से आपने चेक करना है। आप यहाँ पे करो डिक्लेयर एंड देन आपके पास यहाँ पर आएंगे मार्क्स और ये आपके पास हो जाएंगे इंटीजर। ठीक है, ये डिक्लेयर करवा लिया आपने। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने केस ऑफ लगाना है। तो आप यहाँ पे चेक करो केस, केस ऑफ, और ऑफ के बाद आपके पास क्या चीज आएगी, जिस हिसाब से जिस क्राइटेरियन के ऊपर आपने कंपैरिजन करना है ना, जिसको बेस लेकर आपने कंपैरिजन करना है, वो आपके पास केस ऑफ के बाद आएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पे मार्क्स। तो आप यहाँ पे लिखो केस ऑफ मार्क्स और आप यहाँ पे फिर नीचे जाके ना आप चेक कर लो कि अगर तो आपके पास आप कह लो मार्क्स जो आ रहे हैं वो 90 से ग्रेटर आ रहे हैं, आप कह लो कि मार्क्स ग्रेटर देन 90, देन आपने क्या करना है, देन आप यहाँ पे कर दो आउटपुट, आउटपुट ए स्टार, और फिर आप कह दो अगर तो आपके पास जो मार्क्स आ रहे हैं वो 80 से ग्रेटर आ रहे हैं, देन आप आउटपुट कर दो यहाँ पर ए आउटपुट कर दो, एंड सो ऑन। मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये आपके पास आ जाएगा, इसमें आपके पास क्या बन जाएगा, आप कह लो कि 70 से ग्रेटर है तो बी आ रहा है आपके पास, तो यहाँ पर आप लिख दो बी, बी आ गया, बी के बाद सी आ जाएगा, देन डी हो गया, और फिर आप यहाँ पे ना ई आ जाएगा आपके पास। और एक और चीज़ है, यहाँ पे जो आपके पास ये मार्क्स आ रहे हैं ना, ये भी आपके पास लिखने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज आपने मार्क्स एज इट इज आपने चेक कर लिए। तो यहाँ पर आप लिख दो 60, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पर आपके पास आ गया सी आ गया, और अगर ग्रेटर देन 50 है फिर आपके पास हो जाएगा डी हो जाएगा। और एल्स में आप चले जाओ यहाँ पे, बल्कि अभी ना एल्स में जाओ, एल्स में आप यहाँ पे लिखो मार्क्स लेस देन 50, देन आउटपुट एफ, और अदरवाइज में आप यहाँ पे चले जाओ, अदरवाइज में आप लिखो अदरवाइज आउटपुट इनवैलिड मार्क्स। ठीक है, अगर रेंज में नहीं लाई कर रहे तो इनवैलिड मार्क्स है। अगर आपके पास इतने ही मार्क्स आ रहे हैं तो या तो टीचर ने गलती से मार्क्स आपके जो है ना वो बहुत ही ज्यादा कर दिए, या तो वो आपके पास नेगेटिव में मार्क्स चलेंगे। तो यहाँ पे आपने लिख दिया इनवैलिड मार्क्स, और यहाँ पे फिर एंड में आपके पास आ जाएगा एंड केस। ठीक है, तो इस तरह करके ना आप यहाँ पे केस ऑफ एंड केस यूज करते हो। तो ये मुझे क्लियर कर दो ईमान और मुस्तफा, ये चीज क्लियर है? तो इसमें कंफ्यूजन हो तो बताओ। मुस्तफा क्लियर है? ओके। अच्छा, इसके बाद अब जो यहाँ पे चीज आती है ना, वो आपके पास आ जाते हैं बिल्ट इन फंक्शंस आ जाते हैं। अब इनकी जो लिस्ट होती है ना, ये आपको वैसे ऑलरेडी दी होती है एग्जामिनर ने, लेकिन स्टिल हमें यूज करना आना चाहिए और पता होना चाहिए, फिर ही हमें पता लगेगा। जो आपकी एग्जाम होता है ना P2 का, उसके साथ एक शीट मिलती है, उसमें सारे सारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, उनके फीचर्स होते हैं, उनकी एग्जांपल्स होती हैं, आउटपुट्स वगैरह सब कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया होता है पीछे। लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए इफ यू नीड टू यूज इट क्विकली। अगर पहली दफा यूज करे फिर बच्चा वो तो फिर उड़ गया वैसे। अच्छा, तो यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन में क्या होता है, इट मेक्स योर लाइफ इजियर, और यहाँ पे आपको कोड नहीं लिखना पड़ता। आप क्या करते हो, आप इमेजिन करो आपने एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, लेकिन फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने की बजाय आप पूरा कोड लिखो। आप क्या करते हो, एक फंक्शन का नाम कॉल करते हो और वो सारा का सारा फंक्शन आपका हो जाता है। तो ये बिल्ट इन फंक्शन होते हैं आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज आपने ना एक पूरा टू का टेबल लिखना है, टू का टेबल आप लिखने बैठ जाओ तो इतना बड़ा कोड आएगा आपके पास। लेकिन व्हाट आई प्रपोज इज, मैं कहता हूँ कि आपके पास एक टेबल के नाम से आपके पास एक फंक्शन है, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप इसको सिंपली क्या करो, कॉल कर दो, और इसके अंदर जिस भी टेबल का आपने नाम प्रिंट करवाना उसको पैरामीटर, इनकमिंग पैरामीटर यहाँ पे भेज दो, एज एन इनकमिंग पैरामीटर यहाँ पे भेज दो। तो आपने किया कॉल टेबल टू, आपके पास टू का टेबल यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास वन लाइन लगी, यहाँ पे आपके पास 50 लाइन्स लगी। तो ये यहाँ पे जो होता है ना आपके पास बिल्ट इन फंक्शन का फायदा होता है, एक ही दफा बस आप फंक्शन का नाम कॉल करो, और जैसे ही आप फंक्शन का नाम कॉल करोगे एक लाइन लगेगी और पूरा का पूरा जो फंक्शन वाला कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा नीचे, जो कि किसी और क्लाउड वाली जगह पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शन की ना बेसिक फंक्शनैलिटी होती है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो इट अलाउज अस
इट अलाउज अस टू परफॉर्म टास्क विदाउट, आप कह लो, विदाउट राइटिंग लाइंस ऑफ कोड्स फ्रॉम स्क्रैच। तो स्क्रैच से राइट करने से क्या बेहतर है? स्क्रैच से राइट करने से बेहतर है, इट अलाउज अस टू परफॉर्म टास्क विदाउट राइटिंग लाइंस ऑफ कोड फ्रॉम स्क्रैच। तो अब यहाँ पे उसमें अभी हम इतनी बात नहीं करेंगे बिल्ट इन फंक्शन के आरसी क्लास की, बस मैं ना यहाँ पे एक शीट जो है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि कभी भी आप लोगों ने पढ़ना हो तो पढ़ लेना। और होमवर्क इसको यही कंसिडर करना कि बिल्ट इन फंक्शन जो है ना, थोड़ा बहुत पढ़ के आ जाना, उनकी फंक्शनैलिटीज वगैरह को देख कर आना, ताकि आपको थोड़ा सा पता लगे कि किस तरह यहाँ पे होता है। यहाँ पे एफ एम शीट आपको कहीं पे भी मिल जाएगी, ऊपर पास पेपर्स आप चेक करोगे ना, यहाँ पे कोई भी लेटेस्ट पास पेपर खोलो, उसकी एफ एम शीट में आपने जाना है। मेरे ख्याल में एफ एम नाम होता है उसका, बल्कि इंसर्ट नाम होता है, इंसर्ट होता है, इंसर्ट टू 122, कोई भी इंसर्ट खोलो, एक ही इंसर्ट होता है नॉर्मली। तो यहाँ पे बस मैं इंसर्ट पेस्ट करता हूँ, इस इंसर्ट को जाके ना आप लोगों का काम है कि देख लेना कि क्या क्या लिखा हुआ है और किस तरह से उसने यहाँ पे बात की है। तो ये इंसर्ट आपको ऑलरेडी गिवन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इंसर्ट दिया गया है, मेरे ख्याल में लेटेस्ट पेपर का, अक्टूबर नवंबर वाले का। और इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्होंने कुछ ना फंक्शन यहाँ पे लिखे हैं, तो ये खुद भी जाके देख लेना, मैं भी एक दफ़ा पेस्ट कर लेता हूँ फॉर एफर्ट। तो बस ये चीज़ें आप लोगों ने जो है ना करनी है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम बिल्ट इन फंक्शन देखेंगे और उसके बाद फिर कोडिंग वगैरह करेंगे। तो देखो ये सारे जो यहाँ पे फंक्शन है ना, ये उन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर फंक्शन, ये यहाँ पे स्ट्रिंग और कैरेक्टर के फंक्शन आ गए। उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट फंक्शन लिखा हुआ है, इसके अंदर ये वाला पैरामीटर जाएगा, ये वाला पैरामीटर जाएगा। तो आप इसके अंदर ये वाला पैरामीटर रिटर्न करोगे तो आपके पास रिटर्न ये आ जाएगा। लेफ्ट फंक्शन से होता क्या कि ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, इसको देखो। ये जो लेंथ वाला फंक्शन है, लेंथ वाला फंक्शन क्या करता है, आप स्ट्रिंग को यहाँ पे भेजो, उसकी लेंथ वो आउटपुट कर देगा। आपने यहाँ पे एग्जाम्पल भी उसने दे दिया, एग्जाम्पल में आपने हैप्पी डेज भेजा, तो हैप्पी डेज की टोटल लेंथ आपके पास 10 है। बस ये चीज याद रखना है, यहाँ पे जो स्पेस आ रही होती है ना, ये भी आपके पास एक कैरेक्टर होता है। यहाँ पे आपके कितने कैरेक्टर बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कैरेक्टर्स बन गए, तो उसने यहाँ पे 10 रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो इस तरह फंक्शंस काम कर रहे होते हैं। ठीक है, बाकी जो आपकी ये शीट है, इसके अंदर मैं खुद ही ये पेस्ट कर दूंगा। और अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग जा सकते हो, और बस इनको पढ़ लेना एक दफ़ा कल के लेक्चर से पहले, तो फिर हम इसको डिस्कस करें। ठीक है, फिर समझ आ गई सबको? अल्लाह हाफिज़।